प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। यह रोचक विषय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है और सुरक्षा परिषद की स्थिति, सुरक्षा परिषद का प्रभाव वीटो पावर पर आधारित है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीटो पावर के बारे में, निषेधाधिकार शक्ति के बारे में। निषेधाधिकार शक्ति क्या है? निषेधाधिकार शक्ति 5 राज्यों को क्यों दी गई, कैसे दी गई, निषेधाधिकार के पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है। वर्तमान समय में यूएनओ के चार्टर के लगभग 79 ईयर्स के बाद भी आज वीटो पावर की क्या रेलेवेंस है। आज के समय में जब 1945 में 51 सदस्य राष्ट्र थे यूएन के और 51 से बढ़कर आज 193 हो गई, तो वीटो पावर को देना आज के समय में कितना प्रासंगिक है, कितना औचित्यपूर्ण है, इस संबंध में इसकी आलोचनात्मक व्याख्या हम करेंगे। तो आइए वीटो पावर के बारे में डिस्कस करते हैं कि वीटो पावर, निषेधाधिकार शक्ति क्या है, किसे कहेंगे निषेधाधिकार शक्ति। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की व्यवस्था की गई है। इसमें 5 देशों को सुरक्षा परिषद में यह निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस व चीन है। वीटो पावर का मतलब है ना करने की शक्ति, इनकार करने की शक्ति, विरोध करने की शक्ति। एक सदस्य के विरोध से निर्णय रद्द हो जाता है और यह रद्द करने की शक्ति है। विद्वान इसे विद्युत शक्ति ग्रह कहते हैं। यानी सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, कुल 15 सदस्य हैं और 15 सदस्यों में 14 सदस्य अगर प्रस्ताव के पक्ष में हैं और एक वीटो पावर कंट्री अगर प्रस्ताव के विरोध में है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसी को निषेधाधिकार शक्ति कहा गया है, ना करने की शक्ति कहा गया है, इनकार करने की शक्ति कहा गया है कि केवल एक वीटो पावर कंट्री की वजह से सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। आलोचकों का मानना है कि स्थायी राष्ट्रों में यह भय की शक्ति है, एक प्रकार से बैलेंस ऑफ फियर है। 193 में से केवल 5 राष्ट्रों को वीटो पावर दी गई है, बाकी 188 कंट्री जो है वो बिना वीटो पावर के है। उनका सुरक्षा परिषद में बहुत बड़ा कोई भूमिका नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो इसको लेकर के अन्य राष्ट्र ये मानते हैं कि ये 5 राष्ट्रों का एक प्रकार से भेदभावपूर्ण नियम है और इसको समाप्त किया जाना चाहिए। यह 5 राष्ट्रों की 188 राष्ट्रों पर भय को बनाए रखने की शक्ति है। वीटो जो शब्द है इंग्लिश का, इसमें लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है अनुमति न देना। परिषद की प्रक्रिया में भाग न लेना निषेधाधिकार नहीं है, लेकिन कोई प्रस्ताव है उसके विरोध में अपना मत प्रकट करना वीटो कहलाता है, निषेधाधिकार कहलाता है। चीन के द्वारा 1991 में इराक के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में भाग लेना इसका सुंदर उदाहरण है। निषेधाधिकार के बारे में मतदान प्रक्रिया दी गई है। ये अनुच्छेद 27 में मतदान प्रक्रिया के बारे में 2 विषय बताए गए हैं, एक साधारण विषय और दूसरा महत्वपूर्ण विषय। साधारण विषय यानी ऑर्डिनरी मैटर है। अगर सुरक्षा परिषद के सामने कोई साधारण विषय आता है तो उस समय मतदान प्रक्रिया क्या होगी, और महत्वपूर्ण विषय आता है तो उस समय मतदान प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, दोनों में अंतर है। अगर विषय साधारण है तो सुरक्षा परिषद के 9 मतों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और इस साधारण विषयों में क्या आते हैं, कार्य विधि संबंधी मामले आते हैं, जैसे बैठक के बारे में, सहायक अंगों के बारे में, कार्यवाही के नियमों के बारे में, इनविटेशन आमंत्रण के बारे में। जबकि दूसरे प्रकार का विषय महत्वपूर्ण विषय। महत्वपूर्ण विषय में
5 स्थायी सदस्यों सहित कुल 9 सदस्यों का मत अनिवार्य है। यानी साधारण विषय में कोई 15 में से 9 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर अगर निर्णय लेना है तो 15 में से 9 मतों के साथ 5 स्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य है, उनकी सहमति होनी अनिवार्य है। और ये महत्वपूर्ण विषय क्या है? जैसे चार्टर में संशोधन करना हो, महासचिव का निर्वाचन करना हो, सदस्यता के बारे में हो, निलंबन के बारे में हो, शांति व सुरक्षा के बारे में। एक प्रकार से सदस्य राष्ट्रों को जिनके पास वीटो पावर है उनको ड्यूल वीटो पावर देगी, दोहरा निषेधाधिकार है। दोहरा कैसे है कि कोई विषय कार्यविधि विषय है या महत्वपूर्ण विषय है, इसका निर्णय कौन करेगा? वीटो पावर राज्य करते हैं। यह प्रथम बार वीटो का प्रयोग है। पहली बार 5 कंट्री कब वीटो करते हैं कि ये विषय साधारण विषय है या महत्वपूर्ण विषय है, यह निर्णय वीटो पावर राज्यों को, तो ये पहली उनकी वीटो पावर है कि वो निर्णय करने का अधिकार रखते हैं। और दूसरी बार वीटो का प्रयोग कब करते हैं? जब वो अपने निर्णय से किसी भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के विरुद्ध में अगर मतदान करते हैं तो दूसरी बार मतदान का प्रयोग करके वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो वीटो पावर जो है, एक वीटो पावर नेशन है 2 बार वीटो का प्रयोग करता है। पहली बार किसी विषय का निर्धारण करने में, और दूसरी बार अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आया है तो उस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए वीटो का प्रयोग किया जाता है। वीटो का प्रयोग के बारे में अगर देखा जाए तो वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा रूस ने 141 बार किया है, अमेरिका ने 83 बार किया है, ब्रिटेन ने 32 बार की है, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 15 बार की है। सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का प्रयोग करने वाला राज्य रूस है, उसके बाद अमेरिका है। 13 मार्च 2019 को चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध वीटो का प्रयोग किया। समय समय पर विभिन्न राज्य अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए वीटो का प्रयोग करते हैं। वीटो की अगर पृष्ठभूमि देखें तो बड़ी शक्तियों का संघ की स्थापना के समय यह निर्णय था कि हम बहुमत के दबाव में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में 1945 में भी जो दुनिया के पावरफुल कंट्री थे उन्हें पता था कि आने वाले समय में 970 राष्ट्रों की संख्या बढ़ेगी और राष्ट्रों के बहुमत के दबाव में वो राष्ट्र जो है कार्य नहीं करेंगे। इसलिए 1945 के डम्बार्टन सम्मेलन में रूजवेल्ट की मांग के कारण निषेधाधिकार की व्यवस्था बनी। याल्टा सम्मेलन 1945 में अमेरिका, सोवियत संघ व इंग्लैंड के नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। चार्टर के अनुच्छेद 27 सब आर्टिकल 3 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। निषेधाधिकार की आलोचनात्मक व्याख्या। निषेधाधिकार को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विद्वान इसकी आलोचना करते हैं। सबसे पहला ये है कि निषेधाधिकार व्यवस्था पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक राइट्स, अलोकतांत्रिक है, क्योंकि 193 कंट्री में केवल 5 राज्यों को वीटो पावर दी गई है, 188 कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण ये है कि वीटो महाशक्तियाँ जो है भय का संतुलन दिखाती है। मात्र महासभा में समानता के अधिकार से विश्व शांति व सुरक्षा को बनाए नहीं रखा जा सकता। यानी महासभा में प्रत्येक राष्ट्र को चाहे छोटा हो बड़ा हो 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में 1945 से लेकर के अगर हम 2024 तक का अध्ययन करें तो केवल 5 ही राष्ट्रों को जो 1945 में शक्ति थी वो 2024 में भी वही शक्ति है। और इससे जो है इस संगठन के अलोकतांत्रिक होने का पता चलता है कि इसमें जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक। दूसरी इसकी आलोचना है कि ओल्डेस्ट प्रोविजन, यानी लगभग अगर हम देखें तो 78 ईयर्स हो चुकी हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, आज 2024 चल रहा है। 78 ईयर्स के बाद भी वही व्यवस्था कायम है, जब यूएन के सदस्यों की संख्या 51 थी और अब बढ़ करके 193 हो गई है। यानी
लगभग 4 गुना संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन वीटो पावर जो सदस्य राष्ट्र उनकी संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 हो गई है, लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो 27 सदस्यों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की एक बड़ी आलोचना है कि पुरानी शक्ति संतुलन व्यवस्था। आलोचक मानते हैं कि जो शक्ति संतुलन की व्यवस्था वो काफ़ी पुरानी है। यूरोप की लगभग 5% जनसंख्या को परिषद में अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। चीन के अतिरिक्त एशिया को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। चीन को छोड़ दिया जाए तो एशिया को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। भारत विश्व जनसंख्या का लगभग 18% भाग है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सदस्यता नहीं दी गई। ये बहुत पुरानी व्यवस्था है। कुछ राष्ट्र जो है लगातार, जैसे भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, इन्होंने G4 बनाया है और G4 के माध्यम से ये चारों राष्ट्र लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे तर्कों के आधार पर इन 4 राष्ट्रों को यूएन की जो वीटो पावर है उसमें स्थान दिया जाना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा की असफलता के कारण अगर हम देखें तो ये भी वीटो पावर की आलोचना हमें दिखाई देती है। महाशक्तियों की आपसी खींचतान, तनाव व प्रतिद्वंदिता ने विश्व शांति में सुरक्षा को बढ़ावा दिया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की असफलता के कारण ही इसके मित्र देशों ने नाटो का गठन कर लिया। अभी हाल ही में पिछले वर्ष हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव टकराव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसको लेकर के सामूहिक सुरक्षा की असफलता हमें दिखाई देती है। रूस परमानेंट मेंबर होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी राष्ट्र मिलकर के किसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में जो चैलेंजेस है उनको दूर करने में पूरी तरह से असफल रही हैं। वीटो पावर को लेकर आलोचक मानते हैं कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर ने समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। चार्टर में सभी सदस्यों को समान समझा गया है, लेकिन केवल 5 राष्ट्रों को वीटो पावर देना समानता के सिद्धांत का विरुद्ध है, क्योंकि जनरल असेंबली में सबको 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग जनरल असेंबली नहीं बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल है। थर्ड वर्ल्ड वार या इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारियां व्यवहार में सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, न कि जनरल असेंबली के पास। इसलिए केल्सन जैसे विद्वान ने निषेधाधिकार को 5 वीटो पावर राज्यों का विशेषाधिकार कहा है और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जब चाहे वीटो पावर का यूज करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा में इस पावर का यूज नहीं करते। वीटो पावर से इन देशों की नॉन वीटो पावर देशों पर कानूनी प्रभुसत्ता एक प्रकार से स्थापित हो गई है। वीटो पावर की एक आलोचक यही मानते हैं कि इससे विश्व लोकमत की उपेक्षा हुई है। वीटो पावर देशों की वीटो दुरुपयोग ने विश्व लोकमत को पूरी तरह से उपेक्षा की है, क्योंकि केवल 5 राष्ट्रों ने 188 देशों के जनमत का, उसकी विचारधारा का पूरी तरह से विरोध किया है। चीन ने 13 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के विरुद्ध वीटो का दुरुपयोग करके एक प्रकार से विश्व जनमत की अनदेखी की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आम जनता के विचारों को, आम जनता की धारणाओं को वीटो, एक अकेला वीटो पावर कंट्री जो है पूरी तरह से उसका विरोध कर देता है, उसको प्रेशराइज कर देता है। वीटो पावर की एक बड़ी आलोचना है कि महाशक्तियों की निरंकुशता। एक प्रकार से जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं उनकी निरंकुशता केवल वीटो के कारण ही बढ़ती जा रही है। अक्टूबर 1945 से लेकर के 2024 तक सभी 5 वीटो पावर राज्यों ने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है। वीटो पावर राज्यों ने अन्य देशों पर अपनी वैधानिक निरंकुशता स्थापित करने का बार बार प्रयास किया है। 1945 में डम्बार्टन सम्मेलन व याल्टा सम्मेलन के माध्यम से अमेरिका, रूस व इंग्लैंड ने बहुमत के दबाव को ध्यान में रखते हुए वीटो पावर की आवश्यकता को संगठन की उत्पत्ति से जोड़ा। 1945 में ही जानबूझकर इन राष्ट्रों ने अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए वीटो पावर की मांग की।
सितंबर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा तख्तापलट शासन के पक्ष में चीन ने अपना समर्थन दिया, जबकि विश्व के अधिकांश देशों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। एक प्रकार से वीटो पावर महाशक्तियों का नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर एक गेम बन चुका है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए वीटो पावर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वीटो पावर की एक बड़ी आलोचना आलोचक मानते हैं शांति और सुरक्षा का उद्देश्य अधूरा, फेलियर इन पीस बिल्डिंग एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। संघ सुरक्षा परिषद के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में अब तक पूर्णतः सफल नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा बड़े सैनिक संघर्ष हो चुके हैं। 1945 से 2024 तक सदस्य देशों में इतने संघर्षों के कारण कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को चैलेंजेस हुआ है और भारी मात्रा में जनधन की हानि हुई है। इस संबंध में पूर्व महासचिव ट्रिगवेली ने कहा था कि वीटो के कारण संयुक्त राष्ट्र नपुंसक हो गया, फेलोर हो गया, क्योंकि नॉन वीटो पावर कंट्री हमेशा जो है वीटो पावर कंट्री की असंवैधानिक तरीके से या अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर वीटो यूज करने पर हमेशा आलोचना करते हैं। महाशक्तियों की आपसी खींचतान ने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल को पक्षाघातग्रस्त कर दिया है। तो इसलिए शांति और सुरक्षा को लेकर के जो उद्देश्य दिया गया है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचक मानते हैं कि एक प्रकार से वीटो पावर कंट्री शक्ति का भय दिखाती है। फियर ऑफ बैलेंस वो पावर्स, शक्ति का भय। वीटो पावर ने वीटो देशों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति से परिपूर्ण कर दिया है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान डब्ल्यू आर्नोल्ड फोस्टर ने कहा है कि वीटो का भय संपूर्ण व्यवस्था पर छाया। वैश्विक राजनीति निषेधाधिकार की शक्ति के प्रभाव से अनदेखी नहीं हो सकती। ऐसी व्यवस्था के रक्त में पक्षपात ही दिखाई देता है और यह उस गाड़ी के समान है जिसका स्टार्टर किसी भी सदस्य समय उसकी यांत्रिक अवस्था को गड़बड़ कर इंजन को बंद कर सकता है। वीटो पावर के विषय में कुछ आलोचक मानते हैं कि विषयों की स्पष्टता नहीं है। सुरक्षा परिषद के कार्यों में दो महत्वपूर्ण विषय है, एक साधारण विषय और दूसरा महत्वपूर्ण विषय। कौन सा विषय साधारण है, कौन सा महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय वीटो पावर राज्यों पर छोड़ दिया गया और वीटो पावर राज्य अंतर्राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपनी वीटो पावर का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार वीटो पावर राज्यों को दोहरी निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है, जिसमें एक विषय की स्पष्टता के बारे में और दूसरा अस्वीकार करने के लिए। तो इसको लेकर के भी आलोचक जो है वीटो पावर जो कंट्री है उनकी आलोचना करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वीटो पावर की प्रासंगिकता क्या है, आवश्यकता क्या है, वर्तमान समय में वीटो पावर क्यों जरूरी है। वीटो पावर की प्रासंगिकता के विषय में राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ओरिजिन में हमें इसका जो है जड़ें दिखाई देती हैं। वीटो पावर मिलने के कारण अमेरिका व इंग्लैंड ने इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति एवं विकास में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह किया। अगर वीटो पावर नहीं दी जाती तो ये राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में अपना योगदान नहीं देती। राष्ट्र संघ की असफलता का एक बड़ा कारण इसके निर्माण में मुख्य पात्र वुडरो विल्सन को इसमें शामिल होने के लिए सीनेट की अनुमति नहीं मिलना। राष्ट्र संघ लंबे समय से इसलिए कार्य नहीं कर सका, इसलिए इसको अनाथ कहा गया कि इसमें अमेरिका सीनेट की अनुमति न मिलने के कारण सदस्य नहीं बन सका। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी असफल न हो जाए, अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्रों का इसमें जो है प्रभाव इसकी उत्पत्ति में दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने राष्ट्र संघ को अमेरिका के प्रभाव में अनाथ कहा।
पिछले संगठन की गलतियों और कमजोरियों से सबक लेते हुए महाशक्तियों को डम्बार्टन सम्मेलन और याल्टा सम्मेलन में वीटो पावर का अधिकार मिला। वीटो पावर के अभाव में इस संगठन की उत्पत्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में गतिशीलता का अभाव होता है। महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, अबोलिशिंग कंपटीशन अमंग ग्रेट पावर्स। वीटो पावर की आवश्यकता इस मामले में भी दिखाई देती है कि इसमें पूंजीवादी यूएसए यूके देशों, साम्यवादी देशों यूएसएसआर एवं चाइना के बीच टकराव कम हुआ है। इन दोनों विरोधी विचारधाराओं वाली शक्तियों में से किसी एक पक्ष को वीटो पावर नहीं मिलती तो संबंधित पक्ष की सदस्यता के अभाव में इस संगठन की अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप व प्रभाव में गतिशीलता का अभाव दिखाई देता है। इसलिए पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच 1945 से लेकर के 1991 तक लगातार संघर्ष चलता रहा और उसमें यूएन जैसा संगठन है उसका एक बड़ा रोल रहा कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वीटो पावर का बड़ा योगदान है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना है। वीटो पावर के अभाव में महाशक्तियां इस संगठन में शामिल नहीं होती। सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय में 5 वीटो पावर राज्यों की अहम भूमिका है। महाशक्ति होने के कारण उन्हीं राज्यों पर अन्य राज्यों की एकता, अखंडता व संप्रभुता के संरक्षण की नैतिक एवं वैधानिक जिम्मेदारी है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विद्वान स्टीवेंसन ने ठीक कहा है कि यदि 5 महाशक्तियां अपने महत्वपूर्ण हितों से संबंधित किसी विषय पर सहमत नहीं होती तो उनमें से किसी के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग एक बड़े युद्ध को जन्म देता। इसलिए वीटो पावर होने के कारण ही 1945 से लेकर के 2024 तक हम देखते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार अभी तक नहीं हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ की तुलना में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सुरक्षा परिषद के अनुचित निर्णय पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति की इसलिए भी आवश्यकता है कि इससे कुछ राष्ट्रों के अनुचित निर्णयों पर एक महाशक्ति अपनी वीटो पावर के द्वारा विराम लगा सकती है। 1971 के भारत पाक युद्ध में सोवियत रूस ने 24 घंटे में 3 बार अमेरिका के विरुद्ध वीटो का प्रयोग किया। इससे कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका के एक पक्षीय निरंकुशता पर सोवियत रूस की वीटो ने विराम चिन्ह लगा दिया और भारत को इस मामले में रूस को वीटो प्रयोग से राहत की सांस ली। अगर रूस को वीटो पावर नहीं होती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भारत के लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता था। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसमें पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश के अलग अलग मोर्चे बने हुए हैं। इसलिए इसमें दोनों विचारधाराओं के राष्ट्रों को वीटो पावर मिलना एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों पर यह शक्ति संतुलन का कार्य करता है। सुरक्षा कवच के रूप में निषेधाधिकार शक्ति की प्रासंगिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों की सुरक्षा एवं संप्रभुता से जुड़ी है। निषेधाधिकार शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक गुट के अतिक्रमण पर विराम लगाता है क्योंकि अन्य राष्ट्र जो है उसका विरोध करते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महासभा ने ऐतिहासिक पहल की। 1950 में महासभा में सुरक्षा परिषद की अक्रियाशीलता के संदर्भ में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के द्वारा निषेधाधिकार से उत्पन्न होने वाले भय को काफ़ी हद तक सीमित कर दिया गया। यानी अगर वीटो पावर कंट्री आपसी खींचतान के चलते अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं तो उस समय महासभा को यह अधिकार है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई कर सकती है। वीटो पावर रहित राज्यों में भी संघर्ष। कुछ विद्वान मानते हैं कि जिन राष्ट्रों के पास वीटो पावर नहीं है उनमें भी हमेशा संघर्ष दिखाई देता है। गैर वीटो पावर राज्यों में भी अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिक रखकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। उनमें भी राष्ट्रीय हितों के आधार पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगातार टकराव और तनाव पाया जाता है। वीटो पावर राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों में स्थायित्व एवं समन्वय बनाए रखने का प्रयास करते हैं। निषेधाधिकार शक्ति में सुधार। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इस शक्ति में सुधार करने की आवश्यकता है।
78 वर्षों के बाद अगर हम देखें तो वीटो पावर की संख्या 5 से बढ़कर 10 होनी चाहिए, जिसमें एक आर्थिक शक्ति, औद्योगिक शक्ति, जनसंख्या का आधार, शांति प्रिय देश, आर्थिक योगदान के आधार पर ये चुने जाने चाहिए। सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए यह भी सुझाव दिया जा सकता है कि जिस विषय पर सुरक्षा परिषद की 5 महाशक्तियाँ एक मत न हो, उसे स्वीकृति के लिए महासभा के पास भेज देना चाहिए। ये भी सुधार किया जा सकता है। निषेधाधिकार में यह भी सुझाव दिया जाता है कि वीटो पावर राज्य विपक्ष में मतदान करे, तभी इसका प्रभाव माना जाए। निषेधाधिकार शक्ति में एक महत्वपूर्ण जो सुधार है कि नए सदस्यों के प्रवेश, महासचिव की नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में वीटो पावर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। निषेधाधिकार के प्रयोग के लिए 2 से अधिक स्थायी सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होनी चाहिए। इसमें एक सिंगल राष्ट्र की जो है स्वीकृति को लेकर के जो है रोक लगनी चाहिए। स्थायी सदस्यों में G4 ग्रुप 4, जिसमें भारत, ब्राज़ील, जर्मनी व जापान को शामिल किया जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल सैन्य कार्रवाई में निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, बाकी मामलों में निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर था, निषेधाधिकार शक्ति क्या है, इसका क्या अर्थ है, निषेधाधिकार शक्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विद्वान किस तरह से इसकी आलोचना करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि निषेधाधिकार शक्ति वर्तमान समय में जरूरी है। कुछ राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है, कि 1945 से लेकर के 2024 के बीच में बहुत लंबा सफ़र हो चुका है, लंबा टाइम हो चुका है। अब इसका जो है लोकतांत्रिक तरीके से सुधार होना चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए, इसका लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। या तो वीटो पावर को समाप्त किया जाए या वीटो पावर के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जो टेम्परेरी सदस्य हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, और विश्व के प्रत्येक महाद्वीप को इसमें जो है प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। तो वीटो पावर से रिलेटेड आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।